परिचर्चा का विषय है लोकप्रियता, अवधारणा और साहित्यिक मूल्य। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुपरिचित आलोचक और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी, वरिष्ठ आलोचक और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हिंदी विभाग से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जी, वरिष्ठ आलोचक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोकप्रियता को साहित्यिक अवधारणा माना जाए या इसका कोई साहित्यिक मूल्य है। जहाँ तक मुझे याद आता है कि धरातल पत्रिका में सितंबर 1978 के एक अंक में लोकप्रिय कविता पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था और जिसमें भाग लेते हुए वरिष्ठ कवि शमशेर जी ने लोकप्रियता को गंभीरता और साहित्यिक कविता का मूल्य नहीं माना था। लेकिन जब लोकप्रियता उनके सामने एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आती है तो वे कहते हैं कि लोकप्रिय कविता उसको कहा जा सकता है जो हमारे अंदरूनी और परिवेशगत दुख दर्द, उसके कारण और उसकी समस्याओं के पहलुओं को से लबालब है। तो इस वक्तव्य का अगर यदि हम विश्लेषण करें तो साफ होता है कि लोकप्रिय साहित्य वही हो सकता है जो हमारी दुख दर्द को ही सामने नहीं लाता है बल्कि उनके कारणों को भी सामने लाता है। सबसे पहले गोपेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि साहित्य के लोकप्रिय होने के बारे में क्या हमारी चिंता का विषय ये नहीं होना चाहिए कि जन साहित्य की रुचि साहित्य में किस प्रकार विकसित की जाए। साधना जी, सबसे पहले तो ये जो विषय आप प्रस्तावित कर रही हैं आज की बातचीत के लिए, लोकप्रियता, अवधारणा और साहित्यिक मूल्य जी, मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए ये इस प्रस्ताव को इस रूप में रखना चाहूँगा कि शीर्षक ऐसे होना चाहिए कि लोकप्रियता की अवधारणा और साहित्यिक मूल्य जी। लोकप्रियता की अवधारणा को लेकर और साहित्य में लोकप्रियता को लेकर और स्तरीय साहित्य को लेकर ये बहस होती रही है। आज लेकिन जब लोकप्रियता की बातचीत आप कर रही हैं तो मेरे सामने यह भी है कि क्या इसको उस साहित्य से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिसे लुगदी साहित्य या पटरी का साहित्य जी, या जिसे बहुत कभी हे समझा जाता था और आज पॉपुलर कल्चर के ज़माने में माना जाता है कि उसका भी एक महत्व है और जो पॉपुलर है वह पूरी तरह से अनुपयोगी नहीं है। तो इस पॉपुलर साहित्य की अवधारणा या पॉपुलर साहित्य का जो कंसेप्ट है वह साहित्यिक मूल्य में या साहित्यिक मूल्य की वृद्धि में कितना योगदान करता है, यह विचार का विषय हमेशा रहा है। आज बहुत सारी धारणाएं बदली हैं और जब धारणाएं बदली हैं तो जो पॉपुलर साहित्य या लोकप्रिय साहित्य रहा है उसको लेकर भी धारणा बदली है और साहित्यिक प्रतिमान आप कहें या साहित्यकारों की धारणा, आलोचकों की धारणा भी बदली है। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, यहाँ प्रोफेसर मैनेजर पांडे बैठे हैं और जी कि उन्होंने जब साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका नामक पुस्तक लिखी थी जी,
तो उसमें उपन्यास के समाजशास्त्र की बात की थी और देवकी नंदन खत्री, जहाँ तक मुझे याद है कि देवकी नंदन खत्री का जो लोकप्रिय साहित्य था, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति आदि, उसकी भी चर्चा की थी और फिर उसके समाजशास्त्रीय पक्ष की भी चर्चा की थी। और जाहिर है कि उस क्रम में उन्होंने राजेंद्र यादव के लेखन को भी देखा था। तो इस तरह से जो चंद्रकांता के बारे में जो पहले के जो साहित्यिक मूल्य थे, वो साहित्यिक मूल्य आज के ज़माने में नहीं रह गए। वैसे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि वो कोई भी जो लोकप्रिय मूल्य हो या कलात्मक मूल्य हो जी, वो युग निरपेक्ष नहीं हो सकता जी। और युग सापेक्ष होने के लिए उसको अपने समाज के यानी देश काल से संबद्ध होना चाहिए और अपने समाज के अंतर विरोधों को जो रचनाकार पहचानता है और सृजन के स्तर पर अंकित करता है, उस क्रम में वो लोक हृदय में प्रवेश करता है। जी जी। लोक हृदय में लीन होने का नाम जो है, आचार्य शुक्ल ने जो ये अवधारणा रखी, लोक हृदय में लीन होना, जी जी, सृजनात्मक कला का एक उद्देश्य बताया या उसका लक्ष्य बताया। तो आप देखिए कि तमस क्यों लोकप्रिय हुआ जी, तमस आज भी क्यों लोकप्रिय है, फिल्म में भी और उपन्यास के रूप में भी। प्रेमचंद क्यों लोकप्रिय हुए? स्वाधीनता आंदोलन अगर नहीं हो रहा होता तो प्रेमचंद के साहित्य को वो लोकप्रियता नहीं मिलती। अगर आज प्रेमचंद जैसी रचना कोई लिखे, आज भी प्रेमचंद रिलेवेंट हैं, लेकिन प्रेमचंद के बहुत सारे अंश ऐसे हैं जो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो प्रेमचंद के द्वारा उठाए गए बहुत सारे यथार्थ और समाज के प्रश्न आज भी प्रासंगिक और जीवंत बने हुए हैं। माओ से तुंग ने एक लेख लिखा था, लोकप्रियता और कलात्मकता, लोकप्रिय और कलात्मक। तो माओ से तुंग ने कहा था कि दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है, लोकप्रिय होना और कलात्मक होना दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। शर्त सिर्फ यही है कि रचनाकार अपने सृजन में यथार्थ को इस तरह छुए कि जन चेतना को और जन संवेदना को स्पर्श कर सके और जन संवेदना में उद्वेलन पैदा कर सके। तो सवाल यहाँ पांडे जी ये भी उठता है कि लोकप्रियता की जैसे अभी बात चली, तो क्या लोकप्रियता किस वर्ग या किस समाज में के क्या कोई इसका बीच एक सीमा रेखा खींची जा सकती है? ऐसा है कि आपने धारा के जिस अंक की चर्चा की थी और उस अंक में शमशेर के लेख की, उसी क्रम में एक लेख मैंने भी लिखा था जी। उसी समय उसी बहस चली थी। तो देखिए, अब तक जो बातें सामने आई हैं उसको ध्यान में रख कर कहूँ कि असल में लोकप्रियता मूल्य के रूप में विवाद का विषय बनी है जी। सारी दुनिया के साहित्य में आधुनिकतावाद के विस्तार के साथ। असल में आधुनिकतावाद ने ये माना कि लोकप्रियता कला का दुर्गुण है और कला को जटिल, दुरूह, जल्दी से समझ में ना आने वाला होना चाहिए। ये पश्चिम में बहुत लंबी बहसें इस पर हुई हैं आधुनिक कला के बारे में जी। और यह भी ध्यान रखिए कि साहित्य के प्रसंग में, साहित्य के विभिन्न रूपों में, उपन्यास, कहानी, नाटक के प्रसंग में लोकप्रियता का सवाल कभी उठा नहीं, क्योंकि ये सब के सब सहज रूप से लोकप्रिय माध्यम है। लोकप्रियता संबंधी सारी बहस असल में कविता के संदर्भ में होती रही है जी। उस प्रसंग में भी मैं ये कहूँ आपसे कि दो चीज़ों में फर्क करना जरूरी है। एक साहित्यिक मूल्य के रूप में लोकप्रियता की बात करना अलग बात है और लोकप्रिय साहित्य की बात करना अलग बात है। ये लोकप्रिय साहित्य एक समाज शास्त्रीय धारणा है, जरूरत होगी तो उसके बारे में मैं बाद में थोड़ी बात करूंगा। असल सवाल तो ये है कि आपकी रचना संबोधित किसे है? नहीं, ये नहीं मुरली बाबू, ये सवाल यही खाली नहीं है। एक बड़ी भारी आजकल दिक्कत क्या है, आकांक्षा कवियों की कुछ है
और परिणाम कुछ और होता है। देखिए, दुनिया का कोई ऐसा कवि नहीं है परम कलावादी से कलावादी जो न चाहता हो कि उसकी कविता बहुत दूर तक जाए। पर सवाल ये है कि दूर तक कविता जाए, आम लोगों तक पहुँचे, लंबे काल तक आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो, उसकी कुछ अनिवार्य शर्तें जी। एक तो पहली बात यह है कि आप आम जनता के जीवन की वास्तविकताएं अपनी रचना में लाएं जी। जिनमें सुख दुख दोनों शामिल हैं, केवल दुख दर्द ही नहीं। नहीं, उनकी आकांक्षाएं भी लाएं। जी जी। वास्तविकता तो लाएं, आकांक्षाएं भी लाएं, भविष्य के लिए उनकी जो कामना है तीसरी बात उसको भी तीसरी बात ये है कि देखिए, पाठक और रचना के बीच विश्व दृष्टि के स्तर पर एक तरह की समान धर्मिता होनी चाहिए। आप रचना में दर्शन बघारें और सामने वाले पाठक को उस दर्शन से कोई लेना देना ही न हो, तो आपका ज्ञान जितना भी ऊंचा होगा उसकी समझ में कविता नहीं आएगी। मैं तीसरी और चौथी बात यह है कि कविता के प्रसंग में संरचना भी कई बार कविता की लोकप्रियता को बाधित करती है। हिंदी के 4 बड़े कवियों के नाम मैं लूंगा आज के, मैं नाम किसी का जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, कि जिनकी पूरी कविता का एक भी शब्द मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरी कविता समझ में नहीं आती। यही नहीं, एक और स्तर पर, भाषिक स्तर पर भी दुरूहता होती है जो लोकप्रियता को बाधित करती है। नहीं, विलियम एप्सन ने जो एम्बिग्यूटी को एक कला मूल्य के रूप में जब प्रस्तुत किया, तो नई कविता आंदोलन, प्रयोगवादी आंदोलन, आधुनिकतावादी आंदोलन के दौरान जनता से साहित्य को काटना एक मूल्य बना दिया गया। और जो भी लोग गाकर सुनाते थे जनगीत, पूरे स्वाधीनता आंदोलन में मंचों पर जनगीत गाने की परंपरा थी, राष्ट्रीय आंदोलन को उद्वेलित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो ये नई कविता आंदोलन ने तो कह दिया कि ये सब बेकार का बोगस साहित्य है, उसको सस्ता है, बोगस साहित्य। अच्छा, मुन्नी बाबू, एक और बात मैं कह रहा हूँ, हिंदी में संजोग बस खाली एक तरह के कवि कभी नहीं रहे। पुराने जमाने से ऐसे कवि हिंदी में मौजूद रहे हैं, जैसे स्वयं तुलसीदास जी, जो बड़े कवि भी हैं और उनसे ज़्यादा लोकप्रिय हिंदी में कोई कवि नहीं है। लोकप्रियता भी वहाँ है और कला भी वहाँ है। आधुनिक काल में भी आपको ऐसे कवि मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए नागार्जुन है जी। हाँ। नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो अत्यंत, लेकिन कारण क्या है, वही जैसे आपको ध्यान होगा, उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास कई दिनों तक, वगैरह वगैरह। नहीं, इमरजेंसी में जो उन्होंने कविता लिखी, टीले पर बैठी बूढ़ी बागिन गुर्राती है, इंदु जी क्या हुआ आपको, उसमें क्या हुआ आपको? अब देखिए, इसमें वही जो मुरली बाबू जो कविताएं कह रहे हैं, चाहे मैं जो कह रहा हूँ, आप थोड़ा रुक कर इस पर विचार कीजिए। होता यह है कि जो सामान्य पाठक हैं या श्रोता हैं, उनको ऐसी भाषा और ऐसी संरचना में ऐसा सोच कविता में मिलता है जो अपना लगता है, इसलिए उसको पहचानते हैं, उसको अपनाते हैं, और इसीलिए कविता लोकप्रिय होती है। तो लोकप्रियता का आशय कहीं आपको साहित्यिक लोकप्रियता से है या बाजारू साहित्य से तो नहीं? नहीं, ये देखिए, दो चीजों में अंतर कीजिए, बीच में रोक रहा हूं। मास प्रोडक्शन का लिटरेचर जी, और एक पॉपुलर एंड रियलिस्ट एंड आर्टिस्टिक लिटरेचर, दोनों में अंतर है। हाँ। मास प्रोडक्शन का जो लिटरेचर है, जो कि बाजार में उपलब्ध कराने के लिए बाजारू ढंग का साहित्य है, वो भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे। एक जमाने में कुशवाहा का और प्यारे लाल आवारा तथाकथित लोकप्रियता की अवधारणा के अनुसार, लेकिन साहित्य के इतिहास में आज उनको कोई स्थान नहीं देता। नहीं, वही इसीलिए पहले मैंने ये कहा था कि एक साहित्यिक मूल्य के रूप में लोकप्रियता एक चीज है, लेकिन जिसको लोकप्रिय साहित्य आप कह रही हैं, ये एक समाज शास्त्रीय धारणा है पॉपुलर लिटरेचर का जी।
और वो पॉपुलर लिटरेचर, देखिए साहित्य की लोकप्रियता का जो सवाल है वो तब से है जब से साहित्य है, लेकिन लोकप्रिय साहित्य शुद्ध पूंजीवादी समाज व्यवस्था की देन है। लोकप्रिय साहित्य यह वह साहित्य है जो थोक भाव से बाजार की खपत के लिए उत्पादित किया जाता है। मैंने एक उदाहरण मैं दूंगा। तो आपके हिसाब से कि क्या बाजार में अधिक बिकने वाला साहित्य लोकप्रिय साहित्य की श्रेणी में आ सकता है? हाँ, वो साहित्य जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे, एक तो बाजार भी तो कोई निरपेक्ष चीज नहीं है ना, उसकी वितरण व्यवस्था देखनी पड़ेगी। एक तो देखिए किसके हाथ में है? सबसे अधिक जो उपन्यास हैं ये तरह तरह की, जैसे जासूसी उपन्यास, अय्यारी के उपन्यास, ये अपराध के उपन्यास, विज्ञान से संबंधित उपन्यास, ऐसे जो उपन्यास हैं। आपको याद होगा कि एक घटना घटी थी, गोपेश्वर सिंह ने जिस मेरी किताब की चर्चा की उसी में मैंने लिखा है पॉपुलर लिटरेचर के बारे में कि गुलशन नंदा का उपन्यास झील के उस पार उसकी 5 लाख पहले ही संस्करण में छपी। अब देखिए 5 लाख प्रतियां तो गोदान की भी नहीं छपी, लेकिन यह एक तरह की लोकप्रियता है जो बाजार के लिए होती है। और वह दूसरी तरह की लोकप्रियता, एक और बात ध्यान रखिए, असल में यह लोकप्रियता अस्थाई होती है। माने गोदान को आप 10 बार स्वयं आप पढ़ सकते हैं, एक आदमी से किताब लेकर 10 आदमी पढ़ेंगे, लेकिन गुलशन नंदा या चाहे जो लोक तथाकथित लोकप्रिय साहित्य, उसकी विशेषता ये है कि लोग पढ़ के और कई बार ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। मतलब स्थिर आज तो मुद्रित साहित्य के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं ना। एक जमाना था जब मुद्रित साहित्य होता ही नहीं था और केवल मौखिक या वाचिक साहित्य होता था। लोक कथाएं या वाचिक साहित्य तुलसीदास ने कहीं नहीं लिखा है कि मैं लिख रहा हूँ, वो बार बार कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ, कथा बता रहा हूँ। तो इस एक जमाने में जो वाचिक परंपरा थी वो लोगों को सुनाने के लिए थी और उसके आधार पर निर्णय होता था कि वो लोकप्रिय रचना है या नहीं है। जी गोपेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लोकप्रियता, जी एक बात मैं पहले कह दूं, पांडे जी कह रहे थे कि ये जब से कलावादी या आधुनिकतावादी प्रवृत्ति पैदा हुई और तब से साहित्य में लोकप्रियता वाले तत्व को एक दुर्गुण माना जाने लगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि एम्बिग्विटी एक गुण होना चाहिए रचना में, लेकिन एम्सन का हवाला देते हुए आपने कहा। जी। तो आपका ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा पांडे जी की, आप देखेंगे कि नई कविता के ज़माने में वो चाहे आधुनिकतावादी आलोचक हो या प्रगतिशील आलोचक हो, ये लोकप्रियता वाले तत्व पर लगभग दोनों सहमत हैं। अगर नाम लेने की ही बात हो तो मैं कहूँगा कि विजय देव नारायण शाही और नामवर सिंह जी, दोनों की जो धारणा है बच्चन और दिनकर जैसे उस जमाने के पॉपुलर कवियों के बारे में, वो एक सी है। और इससे गोपेश्वर जी कुछ सिद्ध नहीं होता। मैं मान कर चलूंगा, देखिए मैं मान कर चलूंगा कि दोनों गलत थे। विजय देव नारायण शाही भी और नामवर सिंह भी दोनों गलत थे लोकप्रियता को और लोकप्रिय कवियों को खारिज करके। वो लोग कह रहे हैं इसलिए मैं नहीं मान लूंगा कि वो महापुरुष हैं और इसलिए जो भी कहें उसको हम मान लें। भाई वो दोनों उस जमाने में जो एक ही थे। जो नियो क्रिटिसिज्म शिकागो क्रिटिक्स का था, इसलिए इस बात का उसके शिकार बने हुए थे और वही मूल्य समीक्षा के क्षेत्र में ला रहे थे। तो लगभग हिंदी में जो पॉपुलर कविता है, लोकप्रिय कविता, उसके खिलाफ एक वातावरण बनाया गया आलोचकों द्वारा। नहीं, आलोचकों द्वारा नहीं, स्वयं कवियों द्वारा। आलोचकों ने केवल मदद की उसमें जो उसी प्रवृत्ति के पोषक आलोचक थे। देखिए रामविलास शर्मा ने कभी नहीं किया। हाँ, रामविलास जी ने नहीं। हाँ, तो नहीं किया तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो उसी के थे, नई कविता के समर्थक जो आलोचक थे। और बल्कि कवि भी, विजय देव नारायण शाही तो कवि भी थे जी। और नई कविता के उत्तर बढ़ती दौर में ये सब नियो क्रिटिसिज्म के वैल्यू सिस्टम के और आपको प्रचारक बन गए। नहीं, यही नहीं गोपेश्वर जी, आपको याद दिला रहा हूँ, चूंकि आप उधर चले गए।
गए तो इसलिए कि विजय देवनारायण शाही इधर चले गए किस अर्थ में? मैंने मस्ती खोजने चले गए। मस्ती की कविता खोजनी हो तो उन्हीं बच्चन और नरेंद्र शर्मा और भगवती चरण वर्मा के यहाँ जाते थे, और काव्यात्मक मूल्य खोजना हो तो वो ये नई कविता के लोगों के यहाँ जाते थे। ये कहाँ से होगा? अच्छा जी, आप कुछ आगे जी, कह मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या लोकप्रियता की कोई स्थिर और स्थायी स्थिति है? मतलब काफ़ी देर तक लोकप्रिय साहित्य की स्थिति बनी रह सकती है, या जैसा अभी बात चली थी और कहा था कि कुछ हो सकता है कि वो कुछ देर पढ़ा जाए और फिर ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया जाए, तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई पड़ती है जी, क्या? मैं इनके बदले मैं आपसे कह रहा हूँ, आप फिर दो चीजों को मिला रही हैं। जी, देखिए, लोकप्रिय एक ऐसा साहित्य संभव है जो लोकप्रिय भी हो और कलात्मक भी हो, कला से संयुक्त भी हो। जैसे मैंने नाम लेकर आपको कहा कि तुलसीदास जी जी, इसलिए उनके रही बात अस्थायित्व की, तो तुलसीदास से ज्यादा अस्थायी हिंदी में कौन है? पिछले 500 वर्षों से चले आ। ये कुछ आधार। आप अगर मान लीजिए कि वो जो तथा कथित लोकप्रिय साहित्य जो उपन्यासों के रूप में है, जिसके बारे में हम लोग कह चुके हैं कि एक जमाने में जिसको सस्ता, सतही, बाजारू आदि कहा जाता है, वो ऐसा जरूर होता है कि उसका कोई अस्थाई मूल्य नहीं होता, बल्कि लक्ष्य भी उसका शुद्ध मनोरंजन है। इसलिए वो मनोरंजन के लिए कोई एक बार पढ़ता है और उसको चाहे फेंक दे, चाहे घर छोड़ दे, जो भी करे। अब देखिए, तोलस्ताय या दोस्तोव्स्की या मैक्सिम गोर्की या ब्रेख्त, ये सब लोकप्रिय रचना भी कर रहे थे और साथ साथ कलात्मक रचना भी कर। हाँ, जी, इसलिए दोनों में अनिवार्य विरोध नहीं है। जी जी, ये विरोध बाद में मान लिया गया ऐसा। जी। हाँ। लेकिन क्या लोकप्रियता को साहित्य की अंतिम कसौटी मान लिया जाए? कोई चीज अंतिम कसौटी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जी कि हाल के वर्षों में आपने ये बहुत सुना होगा कि कवि लेखक बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि साहित्य को कोई पूछता नहीं है। जब कोई अपने इष्ट मित्रों की समझ में आने लायक ही साहित्य लिखेगा तो व्यापक समाज उसको कैसे पूछेगा? जी, हमारे हिंदी के काफी बड़े लोग हैं, माने जैसे हमारे एक आदरणीय भी हैं, मित्र भी हैं, अशोक वाजपेयी, वो रोज कहते हैं कि हिंदी समाज हिंदी साहित्य की कदर नहीं करता। अब मैंने कहा उनको कि भाई साहब, कल्पना में कुलीन समाज है। हाँ, उनकी कल्पना में तो मेहनत कश लोग नहीं है, किसान नहीं है, एक मतलब खास वर्ग का एलीट वर्ग है। हाँ, वो नहीं है। आप देखिए, समुदाय की नजरों से देखते हैं। तो आप देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप संभावित पाठक तो समझते हो अभिजात वर्ग को जी, और आदर पाना चाहते हो आम जनता से। ये दोनों कैसे होगा? नहीं हो सकता है। असल में ये साधना जी, ये जानना, एक इनकी जिज्ञासा थी कि ये लोकप्रियता का जो आधार है तो वो क्या बदलते भी रहता है या कोई अस्थाई होता है? तो मेरा इस संबंध में ये निवेदन है कि एक ही साहित्य, मसलन कि आप तुलसीदास का नाम बार बार ले रहे हैं, तो तुलसीदास की लोकप्रियता का जो कारण उनके समय में 16वीं शताब्दी में रहा हो, वो भी देखने की बात और आज जो रहा हो, इसमें आधार तो बदलते हैं। जी हाँ, एकदम सही है। अब मसलन मैं आपके सामने रखूंगा कि जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब ये दूसरे का हित करने के समान धर्म नहीं है। यह एक तुलसीदास की राम भक्ति से, और तुलसीदास जिस तरह के भक्त हैं उस भक्ति से जो सहमत नहीं होगा आज का मनुष्य, और बिल्कुल ही रेशनल मनुष्य, वह भी इस पंक्ति से असहमत नहीं होगा और इस पंक्ति को अपने हृदय में मानेगा। तो मेरा कहना यह है कि जो बड़ा साहित्य होता है, और बड़ा साहित्य होने के साथ साथ ऊंचे स्तर का और लोकप्रिय होता है, तो उसकी सामाजिकता के और उसकी लोकप्रियता के डायमेंशन कई तरह के हुआ करते हैं। देश काल पर निर्भर करता है कि रचना का अभिप्राय परिभाषित और निश्चित होता है, निर्धारित होता है देश काल की सापेक्षता से।
इसीलिए तुलसीदास की रचनाओं से जो अर्थ तब लिया जाता था, हाँ, अब नहीं लिया जाता। आज उन्हीं अभिप्रायों और उन्हीं तात्पर्यों के साथ तुलसीदास के अर्थ नहीं लिए जाते। हाँ, जाहिर है। तो इसलिए देश काल निर्धारित करता है जीवन मूल्यों को, रचना के अर्थ को, रचना के तात्पर्य को। जी पांडे जी, जैसा आपने एक जगह लिखा भी है, शायद जहाँ तक मुझे याद आता है, कि मार्क्सवादी आलोचक जो हैं वो गंभीर साहित्य की सतही चर्चा करने में लगे हुए हैं, जबकि उनको चाहिए ये था कि वो सतही साहित्य की गंभीर चर्चा करें। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा है, ये नई, इनकी जो नई किताब है उसी में है ये। मैंने जब ये कहा था तो उसका कारण ये है कि जो ये साहित्य के समाज शास्त्र में जिसको पॉपुलर लिटरेचर कहा जाता है, अभी जिसकी बात गोपेश्वर सिंह भी कह रहे थे, जी आप उधर ही ध्यान हिंदी आलोचकों का खींचना चाहिए। हाँ, इसलिए कर्नल रंजीत और गुलशन ने जो आशय लिया है उस पंक्ति का, उसका कारण है, वो आपका कहना सही है। मेरा केवल कहना ये है कि यूरोप में जो आलोचना की मार्क्सवादी परंपरा है, उसमें वहाँ के बड़े आलोचकों ने इस साहित्य माने सो कॉल्ड सतही या पॉपुलर लिटरेचर पर भी ध्यान दिया है। उसका कारण है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो यूँ कहता हूँ, बल्कि सबसे खास बात तो ये कही है कि मार्क्सवादियों को छोड़ दीजिए, स्वयं मार्क्स ने अपने जीवन में जिस एक किताब की लंबी आलोचना की थी, वो पॉपुलर लिटरेचर ही था, यूजीन सोई का मिस्ट्रीज ऑफ पेरिस। एकदम। जी। असल में बात यह है कि यह साहित्य भी हमारे साहित्य की दुनिया की एक सच्चाई है। आप भले ही उसको कलात्मक उच्च और ये न माने, ये तो सब लोग मानेंगे कि उसके लाखों पाठक हैं। सिर्फ लाखों पाठक के साथ पांडे जी मैं ये भी जोड़ूंगा कि वो कुशवाहा कांत का उपन्यास हो या गुलशन नंदा का या प्रेम वाजपेयी का, आप उसमें देखेंगे कि एक सामाजिक मूल्य, मसलन ये कि अंतरजातीय विवाह, जातिवाद का विरोध, अमीर गरीब में जो फर्क है, इस फर्क के कारण शादी विवाह में और प्रेम में कोई बाधा नहीं पड़ती है, इन मूल्यों को ये लेखक भी स्थापित करते हैं। नहीं, वो सही है। तो ये आप भूल जाते हैं कि उनकी रचना जो है मुख्य रूप में केंद्रित होती है सेक्स संबंधी गुदगुदी पर। नहीं, मैं मुरली बाबू दूसरी बात कह रहा हूँ पर रचना। ये देखिए, असल में एक उसका भी एक पक्ष है। मेरा कहना केवल ये है कि उन रचनाओं का या चाहे वैसे साहित्य का विश्लेषण करके यह देखना चाहिए कि कौन लोग उसको पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और तब तक कोई किताब कोई आदमी नहीं पढ़ता जब तक उसकी किसी आकांक्षा की पूर्ति न होती हो। जी। इतने बड़े पैमाने पर अगर हमारे देश के लोग वो साहित्य पढ़ते हैं तो वो हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। 5-7 आदमियों द्वारा पढ़ा गया महाकवि से अधिक महत्वपूर्ण वो है जिसको लाखों लोग पढ़ते हैं। जैसा कि मुझे देखो ना, पूंजीवादी सांस्कृतिक बाजार जो चीजें सांस्कृतिक माल के रूप में मुहैया कर रहा है, उस सांस्कृतिक माल के विविध रूप हैं, और उन सब का मूल्यांकन करना, उन सब के विभिन्न रूपों को समझना, ये हमारा ये दायित्व का काम है, का दायित्व। वही। लेकिन इस दायित्व से हम परहेज करते हैं। यही मैं कह रहा हूँ। परहेज इसलिए करते हैं कि ये आक्रामक व्यक्तिवाद का युग है, और इस आक्रामक व्यक्तिवाद के युग में पूंजीवादी सांस्कृतिक बाजार का हिस्सा जो बनना चाहते हैं वो उसमें से खड़ा खोटा नहीं चुन सकते। जी, आप लोग यहाँ स्टूडियो में आए और लोकप्रियता, अवधारणा और साहित्यिक मूल्य पर जो चर्चा हुई उससे निष्कर्ष यही निकलता है कुल मिलाकर, जहाँ तक मुझको लगता है कि वही रचनाकार लोकप्रिय हो सकता है या वही साहित्य लोकप्रियता की श्रेणी में पहुँच सकता है जिसमें आम लोगों के सुख और दुख दोनों ही जुड़े हुए हों। और इसी के साथ मैं शमशेर जी की एक कविता, वर्तमान ही नहीं भविष्य की कामनाएं भी, जी, कविता पंक्तियां उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करूंगी कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। धन्यवाद।